गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड इट्स मेजरमेंट। तो ध्यान से समझे बेटा, सबसे पहले हम यूनिट के नाम से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल वर्ड क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमने इस यूनिट को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड क्या होता है और इसमें क्या क्या टर्म्स रिलेट करती हैं। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके मेजरमेंट मींस यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे एरर, इसकी मेजरमेंट में क्या कमियां रही, इट मींस एरर के बारे में। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में हम टोटल यूनिट को डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा वो रहेगा फिजिकल वर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ड और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ड एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले जो टॉपिक यूनिट पार्ट का हमारा नाम है उसी से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वर्ड क्या होता है, पहला टॉपिक क्या है हमारे पास, फिजिकल वर्ड क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, फिजिकल वर्ड क्या होता है। द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ ये जो भी चीजें हमें दिख रही है, मार्कर, ये बोर्ड, ये रूम, जो भी चीजें हैं ये सभी किसमें है, फिजिकल वर्ड में। तो सिंपली फिजिकल वर्ड क्या है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज फिजिकल वर्ड। जो वर्ड हमारे चारों तरफ है उसको हम फिजिकल वर्ड कह रहे हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले साइंस क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, साइंस। साइंस क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, साइंस क्या है। साइंस है सिस्टमैटिक स्टडी of natural phenomena in detail। ध्यान समझो बेटा, साइंस क्या होता है। साइंस है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। फिजिकल वर्ड हमें समझ आया। फिजिकल वर्ड क्या होता है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज फिजिकल वर्ड। और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनकी सिस्टमैटिक स्टडी इन डिटेल क्या कहलाएगा, साइंस। अब ध्यान समझो बेटा, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी थी उसको हमने सिस्टमैटिक ढंग से डिटेल में क्यों किया, क्योंकि जब हम नेचुरल फिनोमिना की स्टडी सिस्टमैटिक ढंग से डिटेल में करेंगे मतलब उनके बारे में हमें कंप्लीट जानकारी होगी, तब भी हम उन नेचुरल फिनोमिना को क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट, कंट्रोल एंड मॉडिफाइड। ध्यान से समझे बेटा, साइंस क्या था हमें समझ आ गया, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उनकी सिस्टमैटिक स्टडी डिटेल में क्या कहलाएगा, साइंस। और ये सब डिटेल में हम क्यों कर रहे हैं स्टडी को, क्योंकि तभी हम इन नेचुरल फिनोमिना को प्रिडिक्ट, कंट्रोल और मॉडिफाई कर पाएंगे। क्लियर हुआ, फिजिकल वर्ड क्या है, साइंस क्या है। अब ध्यान से समझे बेटा, जो साइंस वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ब साइंटा। ध्यान से देखिए बेटा, जो साइंस वर्ड है ये कहां से आया, लैटिन वर्ब साइंटा से क्रिएट हुआ है और इसका मीनिंग होता है टू नो, किसी भी चीज को जानना। तो साइंस बेसिकली है क्या चीज, टू नो, किसी चीज को जानना। हम नेचुरल फिनोमिना को जान रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं डीप में, ताकि हम उनको प्रिडिक्ट, कंट्रोल और मॉडिफाई कर पाए। तो फिजिकल वर्ड आपको समझ आ गया बेटा, साइंस समझ आ गया, क्यों हम इसकी स्टडी डिटेल में कर रहे हैं ये समझ आ गया। और साइंस कहां से डिस्कवर हुआ, ये लैटिन वर्ब है साइंटा, जिससे डिराइव हुआ साइंस, जिसका मीनिंग है टू नो, किसी चीज को जानना। क्लियर है बेटा। इसके बाद है बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है जिसे हमने क्या कहा,
देयर इज नो फाइनल थ्योरी, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में बेटा कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो फाइनल है, इट मीन्स परमानेंट है। टाइम टू टाइम इंप्रूव्ड ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेट टूल्स के बेसिस पर हमारी नॉलेज है वो इंप्रूव करती गई और थ्योरीज चेंज होती गई। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एक थ्योरी को समझते हैं, जोहानस केपलर, एक साइंटिस्ट जिसने प्लेनेटरी मोशन के ऊपर अपने लॉ दिए कि कैसे प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इसके बेसिस पर जोहानस केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के लॉ दिए, जो कहां से मॉडिफाई हुए थे, निकोलस कार्पनिकस थ्योरी। निकोलस कार्पनिकस थ्योरी ने भी प्लेनेटरी मोशन पर लॉ दिए थे, उनमें चेंज करके केपलर ने उन थ्योरीज को मॉडिफाई कर दिया। इट मींस कार्पनिकस थ्योरी थी वो फाइनल थ्योरी नहीं था। उसके बाद जैसे ही हमारी एक्यूरेट टूल्स और इंप्रूविंग ऑब्जर्वेशंस आई तो उसके बेसिस पर नॉलेज अपग्रेड हुआ और थ्योरीज चेंज हो गई। तो फाइनली कोई थ्योरी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है साइंस में। टाइम टू टाइम करेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट एक्यूरेटिंग टूल्स, इनके बेसिस पर हमारी थ्योरीज चेंज हो सकती हैं। तो ये था बेटा हमारे पास फिजिकल वर्ड। साइंस कहां से आया, क्यों इसकी जरूरत थी, और कोई भी थ्योरी साइंस में परमानेंट नहीं है, फाइनल नहीं है। क्यों नहीं है, हमने एक एग्जांपल से समझा और ये सारी चीजें हमें क्लियर हुई। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है नेचुरल साइंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, नेचुरल साइंस। हमें साइंस समझ आ गया, अब हम बात करते हैं बेटा नेचुरल साइंस क्या होता है। तो देखिए बेटा नेचुरल साइंस, ध्यान से समझे नेचुरल साइंस क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान से समझो बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड with the prediction, description and understanding of natural phenomena, of natural phenomena on the basis of observations and empirical evidences। ध्यान समझे बेटा नेचुरल साइंस क्या है। साइंस हमें समझ आ गया, अब बात करते हैं नेचुरल साइंस की। तो साइंस का वो ब्रांच जो कंसर्न करता है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किस किस के बारे में, प्रिडिक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं। उस ब्रांच ऑफ साइंस को हमने क्या नाम दिया, नेचुरल साइंस। और ये सब किसके बेसिस पर किया हमने, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल एविडेंसेस। जितने भी एविडेंस हमें मिले और ऑब्जर्वेशंस हमने नोट की, उनके बेसिस पर जो प्रिडिक्शन, डिस्क्रिप्शन और अंडरस्टैंडिंग हमने की नेचुरल फिनोमिनाज की, उसे क्या कहा गया बेटा, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हमने नाम दिया नेचुरल साइंस। और इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया। इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, पहला है बेटा फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। तीसरा क्या है, बायोलॉजी। जो तीनों टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए बेटा। साइंस क्या था, उसके बाद नेचुरल साइंस क्या था, और नेचुरल साइंस को भी हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें रीड करना है किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है ये तो हमें पता चल गया, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस।
बट है क्या चीज वो ध्यान से समझें। हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। तो देखिए बेटा फिजिक्स क्या है, ध्यान से समझे सभी, बहुत आसान है। टॉपिक है हमारे पास फिजिक्स, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, अभी हमने पढ़ा नेचुरल साइंस या साइंस का ब्रांच है, इन विच वी रीड अबाउट द नेचर, branch of science in which we read about nature and natural phenomena। ध्यान से समझे बेटा, फिजिक्स क्या है, अभी हमने पढ़ा फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी रीड अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर, हमारे चारों तरफ जो नेचर है उसके बारे में और उसमें होने वाले फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करें, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हमने क्या नाम दिया, फिजिक्स। तो फिजिक्स समझ आया बेटा, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी रीड अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। नेचर और उसमें होने वाले फिनोमिनाज को हम साइंस की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। या बेटा हम इस चीज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए एक डेफिनेशन और मैं इस चीज के लिए बता रहा हूं आपको क्या है, ध्यान समझे। इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, हम दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं और इसमें हमने क्या बताया, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू द स्पेस एंड टाइम, and time along the related concepts such as energy and force। ध्यान से देखिए बेटा, फिजिक्स का एक डेफिनेशन और भी हमने पढ़ा, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये फिजिकल वर्ल्ड का स्टडी है, एंड मैटर, और उस फिजिकल वर्ल्ड में मैटर जो प्रेजेंट है उसकी स्टडी है, एंड इट्स मोशन, और जो मैटर है उसके मोशन कहां, थ्रू स्पेस एंड टाइम अलोंग द रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम जहां डिस्कस करेंगे उसे क्या कहा गया, फिजिक्स। तो फिजिक्स के दोनों डेफिनेशंस आप बता सकते हो। पहला डेफिनेशन क्या था, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी रीड अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। या सेकंड डेफिनेशन में हमने क्या बताया, इट इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन, ये फिजिकल वर्ल्ड और उसके मोशन की स्टडी है, और इसमें हम मैटर के मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम, स्पेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिस्कस करेंगे अलोंग द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो फिजिक्स में डिस्कस होंगे, सच एज एनर्जी, फोर्स, जितने भी कॉन्सेप्ट है सब वो यहां हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स की दोनों डेफिनेशंस आप बता सकते हो, दोनों बहुत ही आसान है। क्लियर हुआ बेटा, फिजिक्स हमें समझ आ गया। आगे देखिए बेटा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर दो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर कंप्लीट फिजिक्स को डिफाइन किया गया। सारी चीजें इन दो प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन हुई। तो ध्यान से देखिए, टू मेन प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के, जो क्या है अभी उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है यूनिफिकेशन,
और दूसरा प्रिंसिपल है जिसका नाम है रिडक्शनिज्म। क्या नाम है? रिडक्शनिज्म। दो प्रिंसिपल है बेटा हमारे पास, एक क्या नाम है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या है रिडक्शनिज्म। अब वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिफिकेशन क्या है? देखिए भाई, इस प्रिंसिपल या अप्रोच के अकॉर्डिंग फिजिक्स कहता है कि हम कंप्लीट फिनोमिनाज हैं उनको रीड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स, ध्यान से समझे बेटा। यूनिफिकेशन क्या कहता है? इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल everything can be explained on the basis of laws and concepts। इस यूनिवर्स के जितने भी फिनोमिनाज हैं, हम सभी फिनोमिनाज को किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे? लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर, कि क्या लॉ उसके ऊपर अप्लीकेबल हो रहा है। एक ही लॉ है जो बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है, तो सबको हम लॉज के बेसिस पर पढ़ेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। जैसे बेटा एक एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस यूनिवर्स की दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ड्यू टू देयर मास, उसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ध्यान से समझो बेटा, हमने एक लॉ बनाया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ध्यान से देखें, ये मार्कर है, मैं इसको ड्रॉप कर दूं तो ये अर्थ के ऊपर फॉल होगा, एप्पल फॉल होगा, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हो रहे हैं नेचर के अंदर, बट सबका कारण क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक लॉ से हमने बहुत सारे फिनोमिनाज एक्सप्लेन कर दिए। दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या कहता है? लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिनाज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम बहुत सारे जो बहुत सारे फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल या अप्रोच, इसको आप ये भी कह सकते हैं टू मेन अप्रोच ऑफ फिजिक्स। दो मेन अप्रोच या प्रिंसिपल थे। पहला था यूनिफिकेशन, जिसने हमें क्या बताया कि लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिनाज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज एंड कॉन्सेप्ट। कुछ लॉज और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल का ट्री से गिरना, किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉल होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर, मैं इसको ड्रॉप कर दूं, नीचे क्यों गिरा, ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं। सब किसके बेसिस पर एक्सप्लेन हुए? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या एक और अच्छा, इसी पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर हम ये फिनोमिना भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मोशन अर्थ के चारों तरफ प्लेनेटरी मोशन में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, इलेप्टिकल पाथ होता है एक्चुअली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो मोशन है वो भी किसकी वजह से है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत सारे फिनोमिना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस चीज को हमने क्या नाम दिया? यूनिफिकेशन। सेकंड देखिए बेटा, रिडक्शनिज्म। सेकंड क्या हमारे पास? रिडक्शनिज्म। ये प्रिंसिपल या अप्रोच ऑफ फिजिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और अप्रोच ऑफ फिजिक्स we can determine the properties of a bigger or complex system। लिख देता हूं, according to this principle we can determine the properties of a complex या फिर bigger system on the basis of their constituent parts। ध्यान से देखिए बेटा, क्या कहता है रिडक्शनिज्म? किसी भी बड़े या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर प्रॉपर्टीज हमें फाइंड आउट करनी है तो वो प्रॉपर्टीज हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसके छोटे पार्ट्स या पार्टिकल्स की हेल्प से।
जैसे कि एक एग्जांपल से इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगर हमें उसका टेम्परेचर बताना है तो हम बता सकते हैं बाय द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स इन द सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जो छोटे मोलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से हम पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बता सकते हैं। तो एक बिगर और लार्जर सिस्टम का टेम्परेचर बताने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स की, छोटे पार्टिकल मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की। तो किसी भी लार्जर और बिगर कॉम्प्लेक्स की या सिस्टम की हम प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय देयर कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, उसके छोटे पार्ट्स से। तो एग्जांपल हमें समझ आया, एक बड़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर हमें बताना है, तो हम वो टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। तो किसी भी बिगर और लार्जर सिस्टम का प्रॉपर्टीज रीड करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम उसके छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्ट से ये कर सकते हैं। दिस इज नोन एज, दिस फिनोमिना या प्रिंसिपल इज नोन एज रिडक्शनिज्म। तो दो मेन प्रिंसिपल या अप्रोच है फिजिक्स में। एक यूनिफिकेशन जो आपको हर जगह है, सिंपल मीनिंग है यूनिफिकेशन क्या कहता है? लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज एंड कॉन्सेप्ट। कुछ लॉ और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रिडक्शनिज्म क्या कहता है? रिडक्शनिज्म कहता है किसी भी बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की प्रॉपर्टीज हम उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट से डिराइव कर सकते हैं। दिस इज टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमने एक वर्ड यूज किया यहां पर। क्या यूज किया? कि हम हर चीज को फिजिक्स में कोशिश रहती है कि किसकी टर्म में पढ़ें? लॉज एंड कॉन्सेप्ट की टर्म में। तो ध्यान से देखिए बेटा, लॉ और कॉन्सेप्ट कैसे बने, लॉ कैसे डिराइव होता है, कोई भी लॉ कैसे बनता है। ध्यान से देखिए बेटा, पूरी फिजिक्स है वो चार मेन पार्ट्स पर डिपेंड करती है। और वो चारों क्या है? ध्यान से समझे बेटा। सबसे पहले इवेंट, सबसे पहले इवेंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद लॉ। उसके बाद क्या बनता है? लॉ। और ये कंबाइंड प्रोसेस कंप्लीट, दैट इज नोन एज फिजिक्स। यही तो है फिजिक्स। लॉ बन गया, एक बड़े फिनोमिना को एक लॉ की टर्म में डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है? फिजिक्स। नेचुरल फिनोमिना स्टडी कर लिया हमने, और यही तो बताया था स्टार्टिंग में, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज नोन एज फिजिक्स। तो मेन चार प्रोसेस है, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉ। ध्यान से देखिए बेटा, इससे मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कैसे डिराइव हुआ, ये लॉ कैसे बना? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले ट्री से एक एप्पल गिरा, ये था इवेंट। क्या था? एक इवेंट था। उसके बाद न्यूटन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो न्यूटन क्या था? ऑब्जर्वर था। दो चीजें हुई। सबसे पहले ट्री से एक एप्पल नीचे गिरा, ये तो क्या था? एक इवेंट था। उसके बाद न्यूटन ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, इट मींस ऑब्जर्वेशन हुआ है, न्यूटन वहां ऑब्जर्वर था। अब न्यूटन ने ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? न्यूटन ने एप्पल के स्थान पर मार्कर को, पेन को, किसी भी चीज को और किसी चीज को ड्रॉप करके देखा। उसके बाद खुद हवा में जंप करके देखा तो वो भी नीचे गिरा। और हर जगह एप्लीकेबल होने के बाद एक्सपेरिमेंट किया, हर जगह ये चीज ट्रू होने पर न्यूटन ने इसको क्या नाम दिया? एक लॉ बना दिया। तो कोई भी लॉ बनने के लिए ये चार पार्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले इवेंट होता है, इवेंट से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेता है, फिर उसको हर कंडीशंस के अंदर अप्लाई करके देखता है, इट मींस उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, एंड देन वी विल गेट लॉ। उसके बाद उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया जाता है और क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली फिजिक्स है। चार चीजें, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉ। तो ये सभी चीजें क्लियर हुई। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां मैथमेटिक्स का है वो सबसे ज्यादा है। ध्यान से समझे, हम यूं भी कह सकते हैं यहां पर, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है, भाषा है।
इसके बगैर फिजिक्स आना पॉसिबल नहीं है। तो द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज मैथमेटिक्स। तो ये 4 पार्ट्स में फिजिक्स कंप्लीट होता है। सबसे पहले कोई इवेंट होता है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड देन लॉ। क्या बातें क्लियर हुई? तो अभी तक हमने बेसिक सिंपल चीजों के बारे में जाना। क्या क्या जाना हमने? सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। उसके बाद हमने क्या जाना, साइंस क्या होता है, साइंस की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से डिराइव हुआ। उसके बाद नेचुरल साइंस क्या होता है, इसको 3 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद फिजिक्स क्या होता है, हमने उसकी 2 डेफिनेशंस आपको बताई। उसके बाद हमने बताया कि 2 मेन प्रिंसिपल्स क्या है फिजिक्स के, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। और उसके बाद फिजिक्स ओवरऑल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्टेप्स, इवेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड लॉ। एक एग्जांपल से हमने इस चीज को समझाया। इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास आता है 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की 2 डोमेन है, 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। देखिए कौन सी 2 डोमेन्स है? 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की 2 डोमेन्स है। एक है माइक्रोस्कोपिक डोमेन और दूसरी है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ध्यान से समझो बेटा, दोनों को नाम से ही पता चल रहा है। माइक्रो का मतलब स्मॉल। तो फिजिक्स की वो डोमेन जिसमें हम बहुत छोटी चीजों के बारे में, स्मॉल लेवल स्केल के ऊपर डिस्कशन हो, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस, इन सब का साइज बहुत छोटा है। और जब इन सब चीजों को डिस्कस किया जाता है, दैट डोमेन ऑफ फिजिक्स इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होती है? विच इज अप्लाइड एट ए वेरी स्मॉल स्केल, बहुत छोटे स्केल के ऊपर जो अप्लाइड होगी, दैट डोमेन इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। एग्जांपल मैंने आपको बताया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, इनकी स्टडी के लिए जिस डोमेन ऑफ फिजिक्स को हम यूज करेंगे वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। सेकंड देखिए बेटा, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक डोमेन। नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। तो जो लार्ज स्केल के ऊपर अप्लाइड होगी, दैट डोमेन इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक डोमेन। तो लिख देंगे विच इज अप्लाइड एट ए वेरी लार्ज स्केल। जो लार्ज स्केल के ऊपर अप्लाई होगी, जो डोमेन ऑफ फिजिक्स, उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रोस्कोपिक, जो लार्ज साइज के अंदर हो। क्लियर है? तो 2 ही मेन डोमेन्स थे फिजिक्स के, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो जो स्मॉल लेवल पर हो, स्मॉल स्केल पर हो, और मैक्रो जो लार्ज स्केल के ऊपर अप्लीकेबल हो। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिक्स। क्या आता है? टाइप्स ऑफ फिजिक्स। मेनली फिजिक्स की 2 टाइप हैं। मेनली फिजिक्स की 2 टाइप है। एक है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरा हमारे पास है मॉडर्न फिजिक्स। दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही आसान है। पहले हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो है जो जिसके अंदर मैक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स के ऊपर बातें हैं। क्लियर? और मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और फिजिक्स जहां डिस्कस होगा वो कौन सी फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स। और जहां हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन को डिस्कस करें, किसको? माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करें, तो वो कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स। तो आपको समझ आया बेटा, फिजिक्स की मेन 2 टाइप्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो जिसमें मैक्रोस्कोपिक डोमेन को हम स्टडी करें या मैक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर हम स्टडी करें, और मॉडर्न फिजिक्स जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल या डोमेन के ऊपर हम, स्केल के ऊपर हम क्या करें? स्टडी करें। तो वो कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स।
आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।